आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए कॉपर का निष्कर्षण। इससे पहले हमने एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा था। एल्युमिनियम का हमने शोधन कर लिया था। उसमें जब हम विद्युत अपघटन करा देंगे एल्युमिना का, जो लास्ट में आप देख रहे थे Al2O3 बन रहा था, एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं एल्युमिना। तो उसका विद्युत अपघटन करा देंगे तो वह एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे हमारा एल्युमिनियम ख़त्म हो गया था। आज हम बात करेंगे कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर के निष्कर्षण में सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉपर की उपस्थिति, यानी कॉपर कहाँ पाया जाता है। तो जो कॉपर की उपस्थिति जो होती है वह संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। इससे पहले हमने शुरू में बताया था संयुक्त अवस्था में कौन सी धातुएँ पाई जाती है, जो अधिक क्रियाशील होती है, और जो कम क्रियाशील होती है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो कॉपर होता है वह संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में जो कॉपर होता है वह खनिजों के रूप में पाया जाता है। जैसे कॉपर के खनिज जैसे सल्फाइड खनिज हो गए। सल्फाइड खनिज में कौन कौन से आते हैं? सल्फाइड का मतलब जिसके अंदर सल्फ़र हो, जैसे कॉपर पायराइट है, इसमें देखिए CuFeS2 यानी सल्फ़र आ गया, इसमें सल्फाइड अयस्क हो गया। वैसे बोरनाइट हो गया CuFeS2, तो ये भी क्या है आपका सल्फाइड अयस्क हो गया। फिर इसके बाद है कॉपर ग्लास Cu2S, इसमें भी सल्फाइड आ गया, तो ये भी सल्फाइड अयस्क हुआ। ठीक है। उसी तरह से हमारा ऑक्साइड खनिज, ऑक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसे क्यूप्राइट हो गया। क्यूप्राइट में क्या होता है? Cu2O होता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बेसिक कार्बोनेट खनिज। बेसिक कार्बोनेट का मतलब जिसमें कार्बोनेट हो, मतलब CO3 आता हो। जैसे मैलेकाइट है CuOH का ट्वाइस डॉट CuCO3, यह मैलेकाइट का सूत्र हो गया। एजुराइट जो है, एजुराइट में देखिए 2CuCO3 डॉट CuOH का ट्वाइस, यह भी क्या हो गया, इसमें कार्बोनेट है तो कार्बोनेट अयस्क हो गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हम जान गए कॉपर की उपस्थिति। और कॉपर संयुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? खनिजों के रूप में पाया जाता है। और कौन कौन से ये खनिज होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कॉपर का निष्कर्षण, मतलब कॉपर का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो कॉपर के निष्कर्षण में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अयस्क का सांद्रण करेंगे। वैसे तो सबसे पहले हम उसको पीसेंगे, कोई भी अयस्क होता है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसकी पिसाई करते हैं, क्योंकि जो अयस्क होते हैं वो बड़े बड़े रूपों में होते हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े होते हैं। तो उसको थोड़े से तोड़ करके स्टाम्प मिल में पीस लेते हैं। जब बारीक पीस लेते हैं तो उसका हम सांद्रण करते हैं। सांद्रण हम यहाँ पे कॉपर पायराइट से, एक चीज़ और आपको बता दें, जो कॉपर का निष्कर्षण मुख्य रूप से होता है वह कॉपर पायराइट से होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है या खनिज होता है वह कौन सा होता है? कॉपर पायराइट होता है। और कॉपर पायराइट से ही कॉपर का निष्कर्षण होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कॉपर पायराइट को बारीक पीस लेंगे। ठीक है। इसके बाद उसका सांद्रण करेंगे। आपको बताएं कि सांद्रण के लिए 3 विधि होती है, गुरुत्वीय और घनत्वीय। ठीक है। गुरुत्वीय या घनत्वीय, दूसरा होता है चुंबकीय, और तीसरा होता है फेन प्लवन। तो हम चुंबकीय में चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करते हैं, और घनत्वीय या क्या बोलते हैं, घनत्वीय या फिर गुरुत्वीय में हम किसका करते हैं? धातु ऑक्साइड का। और जो फेन प्लवन होता है उसमें हम सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपर पायराइट से कॉपर का हमने निष्कर्षण करना है हमें। तो करना क्या होगा, यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है तो हम सल्फाइड अयस्क में अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा करेंगे? फेन प्लवन विधि द्वारा। फेन प्लवन विधि में क्या होता है कि कोई भी, जैसे कॉपर पायराइट है उससे हमें सांद्रण करना है, तो फेन प्लवन विधि में क्या होता है कि एक बड़ा सा टैंक लेते हैं जिसमें जल भरा होता है। इस टाइप की संरचना बताए हैं पहले। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। सबसे पहले करते क्या है, इसमें जो बारीक पीसा हुआ सल्फाइड अयस्क होता है उसको डाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, चीड़ का तेल डालते हैं। फिर उसमें पोटेशियम एथिल जैंथेट डालते हैं। फिर उसमें वायु की तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वह झाग के रूप में ऊपर तैरने लगते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और जो भारी अशुद्धि होती है वह नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी प्रक्रिया को सेम आपको दोहरा देना है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप समाप्त होता है अयस्क का सांद्रण, यानी कि कॉपर के निष्कर्षण में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अयस्क को पीसना पड़ेगा। फिर इसके बाद दूसरा अयस्क का सांद्रण करना पड़ेगा। सांद्रण किस विधि द्वारा करना पड़ेगा? फेन प्लवन विधि द्वारा, जो पीछे आपको बता चुके हैं। ठीक है।
आगे हमारा तीसरा स्टेप इसमें आता है भर्जन। भर्जन में क्या होता है, परिभाषा आपको पहले बता चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो सांद्रित अयस्क होता है उसको उच्च ताप पर उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वो यही प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। इसमें क्या होता है कि सल्फ़र का ऑक्सीकरण हो जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड में आर्सेनिक का हो जाता है आर्सेनिक ऑक्साइड में, ठीक है। इसके बाद जो कॉपर पाइराइट होता है उसका ऑक्सीकरण क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि फेरस जो सल्फाइड होते हैं उनका जो ऑक्सीकरण क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड का फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रगलन। प्रगलन में क्या होता है कि जो भी इसका मिश्रण होता है, यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो मिश्रण होता है उसे हम मैट बोलते हैं। तो मैट में हम कोक और गालक मिलाकर गलाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं, ठीक है। तो इतना हुआ। इसके बाद अगला स्टेप बताएंगे। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो सांद्रित अयस्क होते हैं उसमें कोक और गालक मिलाकर गलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि क्यूप्रस सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है क्यूप्रस ऑक्साइड में और फेरस सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है फेरस ऑक्साइड में, और जो फेरस ऑक्साइड है वह सिलिका के साथ मिल करके धातुमल में बदल जाता है। इसमें वैसे तो देखा जाए तो यह ज़्यादा से ज़्यादा क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड में, लेकिन कुछ बच जाते हैं इसमें, कुछ अभी भी क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित जो मिश्रण होता है वह बच जाता है। तो उस गलित मिश्रण को हम बोलते हैं मैट, ठीक है। जो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो गलित मिश्रण होता है उसे हम बोलते हैं मैट। फिर इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण में क्या होता है कि जो प्रगलन के बाद हमें मिला क्या क्या बोलते हैं मैट, यानी कि इसका और इसका मिश्रण जो मिला उसको हम सिलिका के साथ हवा की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं बेसेमरीकरण। इसमें क्या होता है, वह जो क्रिया होती है वह बेसेमर परिवर्तक में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसेमर परिवर्तक है। ये क्या होता है, ये स्टील का बना होता है जिसके बाहर की तरफ अग्निशय ईंटों की बनी होती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं स्टैंड होता है जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये नली आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर से क्या होता है कि हवा अंदर की तरफ प्रवेश करता है, और इसमें जो भरा हुआ है वह मैट है और सिलिका है। यहाँ पे हमने लिखा है सिलिका, इसको मत समझिएगा, ये यहाँ पे है मैट और सिलिका, इन सबको हम गर्म करते हैं। तो होता क्या कि जो थोड़ी मात्रा में बच गया क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, तो फिर से उसका ऑक्सीकरण होता है बेसेमर परिवर्तक में, तो ये बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड। तो फेरस सल्फाइड का फिर से सिलिका जो मिली होती है मैट के साथ हम मिलाते हैं, तो सिलिका क्या करता है, फेरस सिलिकेट का धातुमल बना के नीचे इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो क्यूप्रस सल्फाइड होता है वह अभी बचा रहता है, क्योंकि फेरस सल्फाइड का तो मान लो हो गया, लेकिन क्यूप्रस सल्फाइड का भी थोड़ी मात्रा बची रहती है। वह क्या करता है, क्यूप्रस ऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर में अपचयित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कॉपर का निष्कर्षण समाप्त होता है। यह किस में होता है, बेसेमरीकरण, बेसेमर परिवर्तक में होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फफोलेदार जो कॉपर प्राप्त हुआ था उसका शोधन करेंगे। जो आप थोड़ी देर पहले देखे थे बना था कॉपर, उसे हम बोलते हैं फफोलेदार कॉपर। तो फफोलेदार का कॉपर का हम शोधन करेंगे। इसमें जो विधि है दंड विलोडन विधि। इसमें क्या होता है कि जो भी कॉपर बना, गलित कॉपर मान लीजिए इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड की अशुद्धि विद्यमान होती है। तो इसे हम क्या करते हैं कि एक हरी लकड़ी का पोल लेते हैं, मतलब डंडा लेते हैं, और इसमें डाल करके इसको हिलाते हैं। जैसे गलित धातुमल जो ये गलित धातु हमें प्राप्त हुआ, तो उसे क्या करेंगे, उसमें हरी लकड़ी से हम
उसको हिलाएंगे तो जो उसमें हाइड्रोकार्बन्स होंगे, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके जो पदार्थ उसमें होंगे वह बुलबुले के रूप में निकल जाएंगे और फिर यह क्यूप्रस ऑक्साइड का कापर में अपचयन हो जाएगा तो हमें कापर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कापर धातु होता है उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड की अशुद्धि रहती है, जिसे हम हटाने के लिए क्या करते हैं, हरी लकड़ी के दंड से उसे हिलाते हैं। ठीक है, जो ये प्रक्रिया किया जाता है हरी लकड़ी से हिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं दंड विलोडन। जब हरी लकड़ी से हम इस गलित मिश्रण को हिलाते हैं तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वह बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाते हैं और जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है वह कापर में अपचयित हो जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा जो हम कापर प्राप्त करते हैं वह 99.5% शुद्ध होता है, जिसे हम टफ पिच कापर भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टफ पिच कापर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा। तो इसमें विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब विद्युत प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें होता है, इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, 99.96 से लेकर के 99.99 यानी इसको 99 बोलते हैं % तक इससे कापर हमें शुद्ध प्राप्त होता है। किससे, विद्युत अपघटनी परिष्करण से। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कापर का उपयोग क्या होता है। तो जो कापर होता है वह मिश्र धातु बनाने में काम आती है, मुद्राएं बनाने में काम आती है, बिजली के तार बनाने में काम आती है और विद्युत लेपन में भी काम आती है। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक इस पर डिस्कस कर लेते हैं, कापर के मिश्र धातुएं। कापर के मिश्र धातुएं देख लेते हैं एक एक करके। पहला होता है पीतल। पहला हम यहाँ पे पीतल में क्या होता है, कापर जो होता है 70% होता है प्लस जिंक जो होता है 30% होता है। फिर डच मेटल बोलते हैं। अगला है डच मेटल। इसमें जो होता है कापर होता है 80% और जो जिंक होता है वह 30% होता है। फिर इसके बाद बोलते हैं कृत्रिम सोना। इसमें जो होता है कापर 90% होता है प्लस एल्युमिनियम 10% होता है। मुद्रा जो धातुएं होती हैं, मुद्रा जो धातुएं होती हैं उसमें कापर जो होता है 95% प्लस टीन जो होता है 4% प्लस फास्फोरस होता है 1%। फिर इसके बाद आता है कांसा यानी कि कापर का अगला मिश्र धातु है कांसा में क्या होता है, कापर जो होता है वह 88% होता है प्लस टीन जो होता है वह 12% होता है। फिर गन मेटल ये जो होता है वो होता है कापर इसमें 88%, टीन जो होता है 10% प्लस जिंक होता है 2%। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कौन से मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं उपस्थित होती हैं। थोड़ा परसेंटेज याद रहेगा तो और अच्छा है, नहीं याद रहे फिर भी आप जानते रहिएगा कि इसमें कौन कौन से, जैसे पीतल में क्या होता है कापर और जिंक होता है। यहाँ पे Zn लिखना छूट गया, जिंक होता है। डच मेटल में कापर 80%, जिंक 30% नहीं 20% रह गया। ठीक है, इस तरह से आप 100% का कर लीजिएगा अपने से। वैसे सब सही है, 4 1 5 ठीक है।
ये भी आपका 100% हो गया, ये भी आपका यहाँ पे 10% कर दिए तो ये 2% रहेगा। तो इस तरह से आपका धातु में क्या होगा, कापर क्या होता है, कापर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ये सारी प्रक्रिया और कापर के जो मिश्र धातु में उपयोग है यहाँ पे ये समाप्त हो रही हैं। ठीक है, तो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।